यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अभय की बात सुनकर दरशील कांप उठा और तुरंत बोला, भाई मैं तो मिडिल मैन की तरह पैसे के लिए काम करता हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं उनके लिए लोग हायर करने का काम करता हूँ। अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपका भी काम करूँगा। अच्छा, अभय अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, पैसे के लिए तुम कुछ भी करोगे? दरशील ने हाँ में जैसे ही सर हिलाया, उसे जोर का धक्का महसूस हुआ और वो दूर जाके गिरा। उसे इतना दर्द महसूस हुआ कि वो चीखने लगा। तब उसके मुंह से खून निकलने लगा। उस वक्त अभय ने उसे एक जोरदार किक मारी और कहा, अगली बार कोई तुम्हें अभय कपूर से डील करने के लिए कहे ना, तो ये मार याद रखना। दरशील को ऐसे लगा कि उसकी हड्डी पसली टूट गई है। दरशील को एक नज़र देखकर अभय ने यशिका से कहा, लेट्स गो, इसे इसका सबक मिल गया है। उनके जाने के बाद विनीता भागते हुए दरशील के पास आई और बोली, आप ठीक तो है? मुझे छोड़ो और पहले जाकर किसी से कहो कि वीरेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाए। दरशील ने दर्द सहन करते हुए कहा। वीरेंद्र के डैड विदुर बेनीवाल मसूरी की जानी मानी हस्ती थे, जो ग्रे इंडस्ट्रीज में डील करती थे। वो ऐसा आदमी था जो खानदानी रहीश लोगों की तुलना में ज्यादा रूथलेस था, और उससे पंगा लेना अपनी मौत को न्योता देने जैसा था। और अगर वीरेंद्र को कुछ हो गया तो दरशील की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। अभय और यशिका बाहर आ गया। अब यशिका थोड़े बेटर मूड में थी, लेकिन वो अब ज्यादा नशे में लग रही थी। अल्कोहल का असर अब उसके दिमाग पर होने लगा था और वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलने लगी। उसकी ये हालत देखकर अभय के पास उसको सपोर्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अभय सबसे पहले यशिका को उसके घर ड्रॉप करने वाला था, लेकिन ये सुनकर यशिका हल्ला करने लगी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अभय समझ रहा था कि यशिका घर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मिस्टर लखबीर चौहान उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहेंगे और वो इसके लिए तैयार नहीं थी। आखिर में वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अभय उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचने के बाद यशिका और ड्रिंक करने की डिमांड करने लगी। अभय ने तब उसे समझाया, यू हैव ऑलरेडी ड्रंक अ लॉट। यशिका ने मासूमियत से कहा, नो, मुझे बिल्कुल नशा नहीं है, मुझे और ड्रिंक करना है। अभय ने यशिका को डांट कर चुप करा दिया और उसे जोरा के कमरे में ले गया। यशिका नशे के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कमरे में आकर बेड पर लेटते हुए उसने अभय की शर्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचने की कोशिश की, लेकिन अभय उसका हाथ छुड़ाकर फटाफट से भागकर बाहर आ गया। उसके जाते ही यशिका ने थोड़े होश में आते हुए कहा, फिर भाग गया। बाहर अभय सोफे पर बैठ गया और अपनी शर्ट ठीक करने लगा। ठीक उसी वक्त जोरा सिन सिटी के लग्जूरियस होटल से बाहर निकल रही थी। होटल के एंट्रेंस पर दो गार्ड्स खड़े थे। जोरा को जाते देख उन्होंने सैल्यूट करते हुए कहा, वेलकम अगेन। जोरा मुस्कुराते हुए बाहर आकर एक कार के पास खड़ी हो गई, जो उसने पिछली रात छीनी थी। कार के बैक सीट पर उसने अपने हथियार फेंके और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। तभी अचानक बड़ा सा हट पहने हुए एक आदमी ने कार का दरवाज़ा खोला और पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा हट के कारण थोड़ा ढका हुआ था और सिर्फ उसका चीन नजर आ रहा था। जोरा ने उसकी तरफ देखकर भान चढ़ाकर कहा, गाड़ी से नीचे उतरो। तभी उस आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया और धीरे से कहा, फॉर एवरीथिंग दैट इज ब्रीदिंग। ये सुनते ही जोरा चौंक गई और उसने थोड़ा झुककर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की। देखने में वो करीबन 40 साल का लग रहा था। उसे देखते ही जोरा ने हैरानी से कहा, आप यहाँ? तब वो आदमी बोला, कल जो लोग सिन सिटी आए थे वो मुसीबत में है, वी नीड टू गो। ये सुनकर जोरा घबरा गई। कल जो लोग शहर आए थे वो तो, यू मीन ओमकार, गौतम और टीम? उस आदमी ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, जोरा की आंखें शौक से बड़ी हो गई।
इधर मसूरी में अभय इस बात से बेखबर था कि सिन सिटी में सानिया और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सिन सिटी में एंटर करने बाद किसी का भी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहता और सिन सिटी से बाहर आना भी लगभग नामुमकिन है। अभय के पास आज कोई खास काम नहीं था, इसलिए वो टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वही यशिका पूरी दोपहर सोती रही। शाम के 5:30 बज रहे थे और यशिका अभी तक जागी नहीं थी, इसलिए अभय ने एक नोट लिखा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तुम्हारी नींद खुले तो खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेना। ये कहकर अभय बाहर आ गया और कार में बैठकर राजेश भल्ला के घर की तरफ निकल गया। बंगले के अंदर एंटर करते ही जैसे ही मुस्कान ने उसे देखा, वो भागते हुए आई और अभय को हग कर लिया। मुस्कान अभय को बहुत पसंद करती थी। उसके लिए तो अभय सुपरहीरो से कम नहीं था और बचपन की याद आज भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। अभय भैया, आपने कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे और मुझे घुमाने भी ले जाएंगे, लेकिन इतने दिन से आप आए ही नहीं, मुस्कान पाउट करते हुए नाराजगी से बोली। अभय ने प्यार से उसके बाल सहलाए और बोला, सॉरी बच्चा, कुछ दिनों से थोड़ा बिजी हूँ। ये सुनकर मुस्कान ने सावधानी से आसपास देखा और फिर धीरे से बोली, आप किसी मिशन पर हो? यस, अभय ने हाँ में सर हिलाया और बोला, लेकिन ये एक सीक्रेट है, अब चलो अंदर आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। मुस्कान अभय के साथ अंदर हॉल में आ गई। अंदर हॉल में सोफे पर लेटे हुए धर्मेंद्र अपने फोन पर लगा हुआ था, वही राजेश भल्ला कोने में बड़ी सी चेयर पर आराम से बैठकर कोई बुक पढ़ रहे थे। धर्मेंद्र के पास ही एक लेडी बैठी हुई थी। उस लेडी ने अभय को देखा और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उन्हें पहले से पता था कि अभय आने वाला था। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अभय और मुस्कान के हाथों पर पड़ी तो उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। मुस्कान ने अभय का हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, मुस्कान, तुम अब बच्ची नहीं हो, ऐसे किसी लड़के का हाथ पकड़ना अच्छे मैनर्स नहीं है, आओ यहाँ मॉम के पास आकर बैठो। मुस्कान ने पाउट करते हुए अभय का हाथ छोड़ दिया और भागकर अपनी मॉम के पास चली गई। मुस्कान और धर्मेंद्र की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन अभय ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के बावजूद धर्मेंद्र एक प्लेबॉय कैसे बन गया। वही राजेश भल्ला ने अभय को देखकर बुक साइड में रख दी और बोले, अभय, तुम वक्त के बड़े पक्के हो। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मिस्टर भल्ला ने अभय को डिनर के लिए इनवाइट किया और उठकर कमरे में चले गए। बाकी चारों लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। तभी मिस्टर भल्ला भी अंदर आए और उन्होंने अभय के सामने एक बॉक्स रखते हुए कहा, ये लो अभय, जो तुम्हें चाहिए, लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक तुम मसूरी में हो, वक्त निकाल कर घर आ जाया करो, मुस्कान बार बार तुमसे मिलने की जिद करती है। हाँ भैया, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, आप यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ये सुनकर अभय ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुस्कान नहीं, मुझे बार बार बाहर जाना होता है, यहाँ रहना कन्वीनियंट नहीं होगा। इस पूरे टाइम मुस्कान की मॉम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी। मुस्कान और राजेश की बात सुनकर उन्होंने दोनों की तरफ सख्ती से देखा। राजेश भल्ला तो सहम गए और चुप हो गए। ये देखकर अभय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। राजेश मसूरी के टॉप बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ से डरते थे। वैसे मुस्कान की मॉम की प्रेजेंस से तो अभय भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे तो डिनर के लिए यहाँ आने पर भी रिग्रेट हो रहा था। मुस्कान की मॉम एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट लेडी थी और अभय कभी ऐसी रिच स्ट्रिक्ट लेडी से नहीं मिला था। वो तो बहुत कैजुअल बिहेव करता था। पूरे डिनर के टाइम डिनिंग टेबल पर शांति छाई हुई थी। कोई आपस में बातें नहीं कर रहा था। अभय के लिए ये माहौल बड़ा ही एबनॉर्मल था। डिनर के बाद राजेश भल्ला ने एक नज़र अभय की तरफ देखा और फिर बोले, धर्मेंद्र, तुम मुस्कान के साथ बाहर टहल कर आओ। ये सुनकर धर्मेंद्र खुश हो गया। तभी उसकी मॉम ने कहा, 12 बजे से पहले वापस आ जाना। धर्मेंद्र ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अभय को बाय कहकर मुस्कान के साथ निकल गया। अभय भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसने मिस्टर भल्ला से कहा, मिस्टर भल्ला, जैसी हमारी बात हुई थी, मैं अभी शेयर ट्रांसफ़र के पेपर्स साइन कर सकता हूँ।
इतनी भी क्या जल्दी है अभय, मिस्टर भल्ला आगे बोले। वैसे तुम चाहो तो मुस्कान और धर्मेंद्र के साथ जा सकते हो। अभय ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और बोला, ओके। अभय ने मिस्टर और मिसेज भल्ला से अलविदा ली और मुस्कान और धर्मेंद्र के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही तीनों ने अपने शूज पहने और तेजी से बंगले से बाहर आ गए। बाहर आते ही धर्मेंद्र राहत की सांस ली हुए बोला, थैंक गॉड, अब जाकर जान में जान आए, अंदर तो मेरी सांस ही अटकी हुई थी। अभय ने उसे स्ट्रेंज लुक देते हुए पूछा, क्या तुम्हारे घर में रोज ऐसा ही डिप्रेसिंग माहौल रहता है? धर्मेंद्र हताश होकर बोला, हाँ भैया, और इसका कोई इलाज नहीं है, रोज हमें ऐसे ही माहौल में रहना है। उसने फिर अभय के पास आकर धीरे से कहा, एक्चुअली मेरे डैड मेरी मॉम की हर बात मानते हैं, और मॉम डैड की शादी जो है ना, वो जबरदस्ती हुई थी, जैसी हर रिच फैमिलीज के बीच होती है। मेरी मॉम मेरे डैड को ज़्यादा पसंद भी नहीं करती, और डैड तो बस मॉम की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि वो उनके साथ रहे। धर्मेंद्र भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? मुस्कान तुरंत बोली, एक्चुअली घर का इतना स्ट्रिक्ट माहौल होने का रीज़न ये नहीं है, बट खुद धर्मेंद्र भैया है। मॉम और डैड के बिजनेस के चलते उनका इन पर ध्यान नहीं था, और ये पहले बहुत बिगड़े हुए थे। अभय भैया, आप तो इनकी हरकतें जानते ही हैं, इसलिए मेरी मॉम इतनी स्ट्रिक्ट हो गई ताकि सबको सुधार कर रख सके। ये सुनकर धर्मेंद्र ने एम्बैरस होकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, अंदर तो मेरा मूड ही डिप्रेस हो गया था। मैं तो अब जतिन और बाकी फ्रेंड्स से मिलने जा रहा हूँ, वहीं मेरा मूड बढ़िया हो पाएगा। मुस्कान, तुम अभय भैया के साथ घूमने चली जाओ, वैसे भी अभय भैया तो तुम्हारे फेवरेट है। ये कहते हुए धर्मेंद्र गैराज की तरफ बढ़ा। तब मुस्कान चिल्लाकर बोली, ज़्यादा ड्रिंक मत करना और टाइम पर आ जाना, वरना मॉम आपकी खूब पिटाई करेंगी। दूर से धर्मेंद्र चिल्लाकर बोला, हाँ मुझे याद है। ये कहते हुए धर्मेंद्र गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। मुस्कान सर पर हाथ रखकर बोली, मेरे भाई का कुछ नहीं हो सकता। वैसे धर्मेंद्र की बात सुनकर अभय भी हैरान था। वेल्थी फैमिलीज के बीच में बहुत कम ही लोग थे जो अपनी मर्जी से शादी कर पाते थे, वरना बिजनेस के चक्कर में ही बड़ी बड़ी फैमिलीज आपस में रिश्ता बनाती है। अभय को तो अब पलक की भी फिक्र हो रही थी, क्या उसका और समर का भी भल्ला फैमिली जैसा हाल होगा। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखा। कॉल रिसीव करने के बाद उसने पूछा, हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी ओल्ड एज आदमी की आवाज़ आई, अभय कपूर, मैं मुकुंद आहूजा बोल रहा हूँ। अभय समझ गया कि मुकुल ने किसी तरह उसका नंबर हासिल कर लिया है। वैसे भी आहूजा फैमिली के लिए किसी का नंबर हासिल करना बहुत मामूली बात थी। कहिए, अभय ने पूछा, तुम्हें हमारी फैमिली के पास रखे 3 पावर स्टोन चाहिए राइट? मुकुंद आहूजा ने पूछा। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, ये पावर स्टोन हमारे किसी काम के नहीं, तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तब जब तुम मुझे बदले में मेरे काम की चीज़ दो। ये सुनकर अभय चौंक गया और उसके दिमाग में एक ही बात गूंजी, ये एक ट्रैप है। उसके और आहूजा फैमिली के बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आहूजा फैमिली उसे पावर स्टोन देने के लिए तैयार कैसे हो सकती है? लेकिन उसे पावर स्टोन चाहिए थे, इसलिए ये जानते हुए भी कि आगे खतरा है, उसे तो इस ट्रैप में कूदना ही था। अभय ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? एक बहुत छोटी सी डिमांड है। मुकुंद आहूजा ने धीरे से कहा, हमारे लिए पावर स्टोन नहीं, पैसा ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं हाई ग्रुप के सारे शेयर्स के बदले तुम्हें तीनों पावर स्टोन दे सकता हूँ। पूरे शेयर्स की कीमत 5,000 करोड़ है। इतना ही पैसा निधि हमसे डिमांड कर रही है, तो क्यों ना कल तुम उसे हमारे लश हेवन रिजॉर्ट लेकर आओ और 5,000 करोड़ देकर शेयर ट्रांसफ़र के पेपर्स पर साइन करवा लो और हम तुम्हें पावर स्टोन्स दे देंगे। अभय समझ गया कि आहूजा फैमिली इनडायरेक्टली हाई ग्रुप हासिल करना चाहती है, लेकिन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए ऐसी लोकेशन चूज करने की क्या ज़रूरत थी जो शहर से दूर है। लॉजिकली ऐसी डील तो किसी होटल या रेस्टोरेंट के प्राइवेट कैबिन में भी हो सकती थी। हालांकि अभय के लिए 3 पावर स्टोन के बदले 5,000 करोड़ देना कोई बुरी डील नहीं थी। लगता है ये लोग मुझ पर अटैक करना चाहते हैं,
और उसके बाद निधि से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएंगे। अभय ने मन ही मन सोचा, लेकिन मुकुंद आहूजा से सीरियस होकर बोला, ठीक है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल आता हूँ। ओके, शाम को 7 बजे डील के बाद डिनर भी हमारे साथ ही करना, मुकुंद आहूजा ने कहा। ओके, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ये कहकर अभय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, ये बुढ़ा जरूर मेरे लिए ट्रैप रेडी कर रहा है। ये कहते हुए अभय के चेहरे पर एक कुटिल स्माइल थी, जैसे उसे इस ट्रैप से डील करने में मजा आने वाला था। तब मुस्कान ने अभय की तरफ देखकर पूछा, अभय भैया, हम कहाँ जाएंगे? तुम कहाँ जाना चाहती हो? अभय ने पूछा। मुझे तो आपके साथ घूमना है। वैसे भी आप मसूरी इतने सालों बाद आए हो, अब पता नहीं फिर कब आओगे। अभय मुस्कान को अपनी छोटी बहन मानता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओके, चलो कुछ खाने चलते हैं। अंदर तो मैं ठीक से खा भी नहीं पाया, उसके बाद मूवी देखने चलेंगे। अभय मुस्कान के साथ पास ही के मॉल आ गया। उसने मुस्कान के लिए कुछ चीजें खरीदी और मूवी जाने से पहले दोनों मैकडॉनल्ड पर बर्गर खाने आ गए। मुस्कान ने जैसे ही बर्गर के 2 बाइट खाए, वो खुश होते हुए बोली, वेरी टेस्टी मॉम तो मुझे ये खाने ही नहीं देती। तब अभय ने कहा, वो सही कहती हैं, फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसलिए ट्राई नॉट टू ईट मच। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अभय ने देखा कि एक यंग कपल पास ही बैठा था और लेडी के हाथ में 7 या 8 महीने का बच्चा था। बच्चे को रोते देख माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदमी बच्चे को गुस्से में घूर रहा था। तभी पास ही बैठी एक औरत ने बच्चे की माँ से कहा, बच्चे को भूख लगी होगी, उसे थोड़ा दूध पिला दो। ये सुनकर बच्चे की माँ ने आसपास देखा और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो कोक की बोतल से स्ट्रॉ के जरिए बच्चे को कोक पिलाकर चुप कराने लगी। बच्चा तो चुप हो गया, लेकिन अभय अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस कपल के पास आ गया। वो शांति से बोला, ये बच्चा कहाँ से लाए? अभय की बात सुनकर कपल एक पल के लिए घबरा गया, फिर आदमी गुस्से में बोला, कहाँ से लाए मतलब? ये हमारा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अभय ने जोर से आवाज लगाकर मुस्कान से कहा, मुस्कान, पुलिस को कॉल करो और कहो कि यहाँ बच्चा किडनैप करने वाले लोग हैं। अभय की आवाज सुनकर सन्नाटा पसर गया और सब कपल की तरफ देखने लगे। वो औरत बच्चे को लेकर उठ खड़ी हुई और बोली, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन उस औरत के चेहरे पर नर्वस एक्सप्रेशंस थे। अभय ने सीरियस होकर कहा, पहली बात, कोई भी अपने 8 महीने के बच्चे को इतनी ठंड में यहाँ लेकर नहीं आएगा। दूसरा, तुम लोगों के पास बच्चे के लिए न दूध की बोतल है और न कोई और सामान, यहाँ तक नैपकिन भी नहीं। तीसरा, जब बच्चा रो रहा था तो किसी और के कहने पर तुम्हें समझ आया कि बच्चे को भूख लगी है। एक माँ इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। अभय ने फिर कोक की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और बच्चे को दूध पिलाया जाता है, कोई माँ अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएगी। अभय की बात सुनकर अब बाकी लोगों को भी यकीन हो गया था कि वो कपल बच्चे के रियल पेरेंट्स नहीं थे। अब तक मुस्कान ने पुलिस को कॉल कर दिया था। वही उस आदमी ने औरत को इशारा किया और उस औरत ने बच्चे को अभय की तरफ फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागने लगी। अभय ने एक हाथ से बच्चे को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से टेबल पर रखी प्लेट उठाकर औरत के सर पर मारी, जिससे औरत लड़खड़ाकर एक टेबल से टकरा गई। फिर अभय ने तेजी से छुरी उठाकर आदमी के पैर की तरफ फेंकी और छुरी उसके पैर पर चुभ गई और दर्द के कारण वो भी लड़खड़ा गया। मौका देखकर कुछ लोगों ने औरत और आदमी को पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन पास ही था, इसलिए पुलिस भी जल्दी आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे को पुलिस को देकर अभय और मुस्कान वहां से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मुस्कान ने प्राउडली कहा, भैया, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपने झट से पता कर लिया कि वो लोग किडनैपर्स थे। अभय बस मुस्कुरा कर रह गया। नाइट फाइटर होने के नाते उसका दिमाग इन चीजों को लेकर बहुत शार्प था। अभय भैया, मैं भी आपकी तरह नाइट फाइटर बनूंगी। मुस्कान की बात सुनकर अभय ने उसके बालों पर हाथ फेरा और प्यार से समझाते हुए बोला, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? आज मूवी का प्लान कैंसल करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है।
मैं तुम्हें अब घर ड्रॉप कर देता हूँ। अभय और मुस्कान भल्ला हाउस पहुंचे ही थे कि उन्होंने धर्मेंद्र को छिपकर अंदर जाते हुए देखा। तुम अपने ही घर में चोरी करने जा रहे हो, अभय ने टीज करते हुए धर्मेंद्र से कहा। धर्मेंद्र एकदम सकपका गया और पलट कर बोला, आप दोनों भी लेट हो गए? हाँ, लेकिन हम लोग एक स्पेशल रीजन से लेट हुए हैं। मुस्कान आगे प्राउडली बोली, हमने एक बच्चे के किडनैपर्स को पकड़वाया। ये सुनकर भी धर्मेंद्र को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो मुस्कान के पास आते हुए बोला, मुस्कान, मुझसे दारू की स्मेल तो नहीं आ रही? मुस्कान नाक से कुड़ते हुए 2 कदम पीछे हट गई और बोली, भैया, स्मेल तो यहाँ तक आ रही है, आज तो आपकी खैर नहीं, ऊपर से ये लड़की के परफ्यूम की स्मेल भी बहुत पिटोगे भैया। तब अभय मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तुम दोनों अंदर जाओ, अब मैं भी निकलता हूँ, बाय। मुस्कान ने हाथ हिलाकर बाय किया और बोली, भैया, मसूरी से जाने से पहले आप मुझसे मिलने जरूर आना। अभय ने हाँ में सर हिलाया और कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। अभय जैसे ही घर के अंदर आया, उसने देखा कि यशिका सोफे पर पोटैटो चिप्स खाते हुए पॉकेट एफएम पर कोई कहानी सुन रही थी। अभय ने हैरानी से पूछा, तुम घर नहीं गई? घर जाऊं, दादाजी की डांट सुनने? मैं नहीं जाने वाली, यशिका ने कैजुअली कहा। अभय ये सुनकर स्पीचलेस था। वैसे तुमने चिप्स क्यों ऑर्डर किए? प्रॉपर खाना मंगवा लेती, अभय ने पूछा। मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैं तो खुद लेने गई थी, और तुम्हारे घर में इंटरलॉक दूर है, इसलिए अच्छा हुआ मैं दरवाज़ा खुला रख के गई थी, वरना अभी तक मुझे बाहर वेट करना पड़ता। ये सुनकर अभय की हार्ट बीट बढ़ गई और वो तेजी से एक कमरे में भागा। वहां अपनी गन्स को देखकर उसने राहत की सांस ली। बाहर आकर उसने पूछा, यशिका, तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? मैं कल चली जाऊंगी, दादाजी को थोड़ा डराना जरूरी है, वरना वो फिर से मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजने लगेंगे। अभय ने हाँ में सर हिलाया और कपड़े बदलने के लिए कमरे में चला गया। तब यशिका ने झांककर अभय के कमरे की तरफ देखा और दरवाजा लगा हुआ देखकर उसने अपने जेब से कोई चीज निकाली और टेबल पर रखा हुआ कॉफी का पैकेट उठाकर किचन की तरफ जाने लगी। अंदर अभय ने मिस्टर भल्ला का दिया हुआ पावर स्टोन निकाला और तुरंत हाथ में लेकर देखा तो पावर स्टोन एक्टिवेट हो गया। अभय समझ गया कि ये पावर स्टोन उसकी बॉडी के लिए सही है, लेकिन वो यशिका के जाने के बाद इस पावर स्टोन को अब्जॉर्ब करना चाहता था। अभय को अंदाजा था कि अगर वो बाकी के पावर स्टोन्स ढूंढकर अब्जॉर्ब कर लेगा तो फाइटर्स की हेवनली लिस्ट में टॉप 5 पोजीशन तक पहुंच जाएगा। उसी लिस्ट में मित्तल फैमिली का भी एक सदस्य था जो तीसरी पोजीशन पर था। अभय नहीं जानता था कि सारे पावर स्टोन हासिल करने के बाद वो उसे हरा पाएगा या नहीं, लेकिन वो ये चांस लेना चाहता था। आखिर उसे नंबर 7 का रिवेंज जो लेना था। हालांकि अभय जानता था कि मित्तल फैमिली इंटरनेशनल लेवल की पावरफुल फैमिली थी और उनसे बदला ले पाना आसान नहीं होने वाला था। जब तक अभय बाहर आया तब तक यशिका कॉफी बनाकर ले आई थी। उसने अभय को भी एक कप ऑफर किया और अभय ने भी ज्यादा कुछ सोचे बिना कप ले लिया और सोफे पर बैठ गया। यशिका के साथ पॉकेट एफएम की कहानी सुनते हुए वो सीप सीप करके कॉफी पी रहा था। उसके सामने यशिका बैठी थी और जैसे जैसे अभय की कॉफी खत्म हो रही थी वैसे वैसे यशिका का चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। अचानक ही अभय को थोड़ी गर्मी सी महसूस होने लगी। उसने एस बड़ी ई ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी अंदर से उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका सर भी हल्का चकराने लगा था। उसने तुरंत यशिका की तरफ देखा जो शर्माते हुए उसे ही देख रही थी। अभय समझ गया कि यशिका ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिससे उसकी बॉडी हॉटनेस फील कर रही थी और वो यशिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि यशिका को अपनी बाहों में खींचकर अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर ले। वो पूरी ताकत लगाकर सोफे से उठा और दांत पीसते हुए बोला, यशिका, मैं हमेशा डिफेंस मोड में रहता हूं, लेकिन तुम्हें मैंने दोस्त समझा था, आज तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। ये कहते हुए वो लड़खड़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा और वही अभय की बात सुनकर यशिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो समझ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
तभी उसे जोर से दरवाजा लगने की आवाज आई। कमरे के अंदर अभय बाथरूम में पहुंचा और शावर ऑन कर लिया। अगली सुबह जब अभय की आंख खुली तो उसे पिछली रात की बात याद आई। शावर लेने के बाद वो थक कर सो गया था। वो उठकर कमरे से बाहर आया तो यशिका कहीं नहीं थी। वो थोड़ा घबरा गया और कमरे के अंदर आकर यशिका को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया। फ़ोन पर पहले से यशिका ने उसे ढेर सारे व्हाट्सएप MSG सेंड किए हुए थे। अभय, कल रात जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने जो किया बस तुमसे रिश्ता बनाने के लिए किया था। मैं ब्लाइंड डेट पर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अभय, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाई। जब तुम मेरी जान बचाने आए, जब पलक और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कलिंगा और हर्मट से लड़े, तुम्हारी हर बात मेरे जेहन में उतरती चली गई। ये सब पढ़कर अभय शॉक था। यशिका का अगला MSG था, जब से मैंने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना शुरू किया है तब से मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं उस लड़के को अपना हस्बैंड बनाऊंगी जो सबसे स्ट्रांग हो और मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अभय, मैं जानती हूँ तुम नाइट फाइटर नंबर 0 हो जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड कांप उठता है। हम शायद इस जन्म में एक नहीं हो पाएंगे क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं देखी। अभय ने गहरी सांस ली और बोला, अभय बेटा, अब तू क्या करेगा? कहीं लड़कियां मुझे हार्ट ब्रेकर ना बुलाने लगे। उसने फिर आगे पढ़ा, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें हासिल कर लूं। अपनी पहली नाइट मैं तुम्हारे नाम करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। आई एम सॉरी अभय, अब से शायद हम कभी न मिले और मिले तो मुझसे दोस्त बनकर ही मिलना। कल रात मैंने जो किया मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर भूल जाना। गुड बाय अभय। अभय ने कभी नहीं सोचा था कि यशिका उससे प्यार करती होगी। उसने तो यशिका को हमेशा प्राउड और एरोगेंट देखा था। अभय ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ देर तक अपने इमोशन कंट्रोल करने के बाद उसने टाइम देखा। ये वक्त इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं था। आज उसे मुकुंद आहूजा से मिलने जाना था। अभय तुरंत फ्रेश होकर रेडी हुआ और फिर मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ गया। वो पावर स्टोन धीरे धीरे से उसकी बॉडी से मर्ज होने लगा। अचानक ही उसे फील हुआ कि उसके अंदर एनर्जी ब्लास्ट हो रही है। अब तक उसने 4 पावर स्टोन अब्जॉर्ब कर लिए थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी दौड़ रही है। उसका शरीर अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके 5 चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। कुछ देर मेडिटेट करने के बाद उसने अपने अंदर की एनर्जी को शांत किया। अब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। उसे शहर के बाहर लश हेवन रिजॉर्ट जाना था, जहां पहुंचने में उसे 3 घंटे का टाइम लगने वाला था। अभय ने अलमारी से अपनी गन्स निकाली और उन्हें गाड़ी की सीट के नीचे कपड़े में लपेट कर छुपा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और रिजॉर्ट के लिए निकल गया। अभी वो कुछ दूरी पर ही था कि उसके फ़ोन पर किसी का वीडियो कॉल आया। अभय ने देखा कि उर्वशी का वीडियो कॉल था। उसने तुरंत कार साइड में रोकी। उसने काफ़ी दिनों से उर्वशी से बात नहीं की थी। कहीं उर्वशी हर्षित लाला की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो कॉल नहीं कर रही। कॉल उठाते ही उर्वशी ने सडक्टिव आवाज में कहा, अभय तुम्हें तो मैं याद ही नहीं, बट आई मिस यू अ लॉट। उर्वशी ने उस टाइम एक रिवीलिंग रेड ड्रेस पहनी हुई थी। अभय ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम फ्लर्ट करते करते थकती नहीं हो? वैसे तुम अभी मुंबई में हो? उर्वशी सडक्टिव स्माइल करते हुए बोली, हाँ मुंबई में ही हूँ मेरी जान, तुम्हारे बिना अकेली तुम्हारे दीदार को तरसती हुई। अभय ने सार्कास्टिक तरीके से कहा, ये पुरानी मूवीज देखना बंद करो और कुछ काम की बात बताओ। हर्षित लाला से कांटेक्ट हुआ? हाँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, लेकिन उसने मुझे वैनम के सीनियर्स को ढूंढने के लिए कहा है। करीबन 10 लोग हैं जो उम्र बढ़ने के साथ वैनम छोड़कर चले गए थे। उर्वशी ने गंभीरता से कहा, आई थिंक अभी बहुत से पावरफुल फाइटर्स मारे गए हैं, इसलिए वो उन्हें वापस बुलाना चाहता है। अभय ने कुछ सोचते हुए पूछा, अब वो कब कनेक्ट करेगा? उसने अगले महीने तक का वक्त दिया है। उर्वशी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसे ही लाला का पता चलता है मुझे बताना। अभय ने कहा।
और वो कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि उर्वशी बोल पड़ी, अभय मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मसूरी का तो वेदर ही बहुत रोमांटिक है, हम दोनों मिलकर। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, अभय ने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सर पकड़ कर बोला, दुश्मन तो अलग, अब तो मुझे इन लड़कियों से बचकर चलना पड़ेगा। अरे रे अभय, कैसे दिन आ गए कि अपनी इज्जत बचाकर रखनी पड़ रही है। अभय रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़ा। रिजॉर्ट थोड़ा सुनसान इलाके में था, जहां आसपास सिर्फ जंगल और पहाड़ियां थी। अभय ने रिजॉर्ट से थोड़ी दूरी पर कार रोकी और टेलीस्कोप निकालकर रिजॉर्ट का मुआयना करने लगा। पूरा रिजॉर्ट खाली पड़ा था, उसे कोई वर्कर तक नजर नहीं आ रहा था। शायद आज ये पूरा रिजॉर्ट मुकुंद आहूजा ने बुक किया था। लगता है मुकुंद आहूजा ने यही मेरी कब्र बनाने का इरादा किया है। देखते हैं कामयाबी किसके हाथ आएगी। अभय कुटिल मुस्कान के साथ बोला। जब अभय अकेले कलिंगा और हर्मट से लड़ चुका था, तो मुकुंद आहूजा क्या चीज था। उसने आज ही एक और पावर स्टोन अब्जॉर्ब किया था और उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अभय ने सोचा, जब कुआं खुद प्यासे को बुला रहा है तो जरूर जाना चाहिए। इसी बहाने आहूजा का खेल खत्म कर मैं 3 पावर स्टोन हासिल कर लूंगा। चल अभय, कमर कस ले। अभय ने देखा कि 7 बजने वाले हैं, तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़ा। रिजॉर्ट के गेट पर 2 लोग सूट बूट पहने खड़े थे। उन्होंने हाथ पीछे बांध रखे थे और चेहरे पर काला चश्मा पहना था। अभय ने गाड़ी खड़ी की, सीट के नीचे से कपड़े में बंधी बंदूक उठाई और सीधे दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। तुम लोगों का अलग टशन है यार, रात में काला चश्मा लगाते हो, कहीं मुझे वेलकम करने के लिए डांस का इंतजाम तो नहीं किया। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर कपूर प्लीज कम दिस वे। अभय ने मन ही मन कहा। लश हेवन रिजॉर्ट के अंदर ही एक नई दुनिया थी। उधर के मेन गेट को पार करने के बाद सबसे पहले अभय को बहुत सारे स्विमिंग पूल नजर आए और फिर उसके बाद अभय को एक बहुत ही बड़ा गोल्फ कोर्स नजर आया। वहां मौजूद सभी लोगों ने कोट पैंट पहना हुआ था। सबकी आंखों में अभय के लिए गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। अचानक से अभय के सामने कोट पैंट पहने 2 आदमी आ गए और वो सीरियस होकर बोले, क्या तुम्हारा नाम अभय है? हाँ मेरा नाम अभय है, अभय ने बोला। सामने खड़े आदमी ने अभय को गोल्फ कोर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमको गोल्फ कोर्स के सामने बने हॉल के अंदर जाना होगा। ये बोलकर दोनों आदमी अभय से दूर चले गए। अभय ने अपने कदम हॉल की तरफ घुमा लिए। जैसे जैसे वो हॉल के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उसके आसपास के आदमी की संख्या उसके बढ़ते कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। उनको देखकर अभय मन ही मन मजाकिया अंदाज में बोला, इस दुनिया में कितने पापी लोग हैं भगवान, सब मेरे खून के प्यासे हैं। अभय जैसे ही हॉल के मेन दूर के बाहर पहुंचा, उसे 1 सिक्योरिटी गार्ड ने रोकते हुए बोला, आपके पास अगर कोई खतरनाक आइटम है, जैसे कि गन या नाइफ, आप यहीं पर रख दो। ये सुनकर अभय जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, अभय को अंदर आने दो। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड अभय से दूर हो गया। ठीक उस वक्त अभय ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बंदूकें निकाल ली और हॉल के अंदर जाने लगा। वहां मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स सिर्फ अभय को ही देख रहे थे। अभय को उधर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रेड कार्ड किलर्स से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। सभी के हाथों में टैटू बने थे। अभय जब हॉल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उधर बहुत ही बड़ा मीटिंग टेबल था, जिसमें हेमंत आहूजा, अनमोल आहूजा, रवि आहूजा, जगमोहन आहूजा और मुकुंद आहूजा के साथ साथ वहां पर कंटारा भी बैठा हुआ था। उनको एक साथ देखकर अभय मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, एक जगह ही सारे शैतान है, अब देखना ये होगा कि कौन सबसे पहले शैतानी करेगा। आहूजा परिवार के साथ बैठे हुए उस आदमी ने जब अभय को देखा तो वो डर गया। उस आदमी का नाम मिलाप वाघेला था। अंडरवर्ल्ड के लोग उसे कंटारा के नाम से भी जाना करते थे। एक जमाने में उसकी अंडरवर्ल्ड में रैंकिंग नंबर 1 थी। अभय बिना डरे उन 6 लोगों के सामने जाकर बैठ गया। उस वक्त
अभय दुश्मनों के बीच में अकेले बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अभय ने अपनी दोनों बंदूकों को टेबल पर रखते हुए मजाकिया अंदाज में धीरे से बोला, बस तुम चल मत जाना मुझसे, क्योंकि तुम्हारे चलने के बाद बहुत लोग इस दुनिया से ही चल बसते हैं। ठीक उसी वक्त मुकुंद आहूजा गुस्से में बोले, बहुत हिम्मत वाले ऐसा कर पाते हैं अभय, इस हॉल में अकेले बैठना मौत को बुलाने जैसा है। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, तुम सबने मौत को तो पहले ही अपने पास बुला लिया है, अब उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, नहीं देख पाए तो समझ जाना कि तुम लोग मर गए हो। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत तकलीफ देता है, हेमंत आहूजा ने चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, क्या फालतू लाइन है ये, हजारों बार सुन चुका हूँ, कुछ नया कंटेंट मुंह से निकालो, पुरानी बातें अब मुझे बोर करने लगी है। इससे पहले अभय को कोई कुछ और बोलता, अभय ने सबकी तरफ देखकर सीरियस होकर कहा, पावर स्टोन कहाँ है? अभय की बात सुनकर मुकुंद आहूजा ने 2 बार तालियां बजाई। ताली की आवाज सुनकर एक आदमी बड़े से बॉक्स के साथ हॉल के अंदर आया और मुकुंद आहूजा को बॉक्स देकर चला गया। मुकुंद आहूजा ने जब बॉक्स खोला तो उधर मौजूद सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि बॉक्स के अंदर 3 पावर स्टोन थे। मुकुंद आहूजा ने दूर से जब अभय को पावर स्टोन दिखाया तो अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इतनी जल्दी क्या है अभय, अभी तो तुम आए हो, कुछ खा लो और खाते खाते हम बातें भी करते रहेंगे। मुकुंद ने पावर स्टोन के बॉक्स को बंद करते हुए कहा, तुम्हारे सामने चाय रखी हुई है, तुमने अभी तक वो भी नहीं पी है, क्या उसे ठंडी होने के बाद पियोगे? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं यहाँ चाय पीने नहीं, अपना काम करने आया हूँ। अभय सीरियस होकर बोला। मुकुंद मुस्कुराते हुए अभय को बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार से चाय पीने को कहा था, लगता है तुम्हें मेरी शराफत रास नहीं आए। ये सुनकर अभय हल्की सी मुस्काना के साथ बोला, शराफत सिर्फ शरीफों पर जचती है, झूठे और फरेबी लोगों पर नहीं। मुकुंद हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, वैसे अभय, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, कहीं तुम्हारा मोटिवेशनल स्पीकर बनने का इरादा तो नहीं? ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए मुकुंद बोला, अच्छा अभय, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, अगर तुम्हें पावर स्टोन चाहिए और तुम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अभय गुस्से में बोला, क्या है वो बात? याद है तुम्हें, जब तुम पिछली बार हमारे घर आए थे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त जतिन सिंघानिया भी आया था, उसने जगमोहन को थप्पड़ मारा था, आज उस थप्पड़ की कीमत चुकाने का मौका आ चुका है। ये बोलकर मुकुंद आहूजा अपनी कुर्सी से उठा और तेज से चिल्लाते हुए बोला, अभय, तुम हमारे सामने अपने आप को 10 बार थप्पड़ मारोगे, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हें पावर स्टोन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिल जाएंगे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों की दुनिया में जीना बहुत बुरी बात है। अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलो मुकुंद आहूजा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये सब करवा सकते हो? अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। ये सुनकर मुकुंद आहूजा को गुस्सा आ गया। वो घमंड के साथ बोला, जब इंसान के पास कोई भी चॉइसेस नहीं बचती तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ठीक उसी वक्त हॉल का दरवाजा खुला। एक आदमी जल्दी से मुकुंद आहूजा के पास खड़ा हो गया और सीरियस होकर बोला, हमारे आदमियों ने सारी जगह देख लिया है, अभय यहाँ अकेले ही आया है, उसके साथ कोई भी नहीं है। ये सुनकर मुकुंद आहूजा की मुस्कान और बड़ी हो गई। वो शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अभय, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, तुम हमारे रिजॉर्ट के अंदर अकेले ही आ गए। अचानक से जगमोहन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, खत्म कर दो इसे, मुझे इसकी बॉडी को अपने रिजॉर्ट के कुत्तों को खिलाना है। दोनों की बातें सुनकर अभय जोर जोर से तालियां मारने लगा। वो तालियां मारते हुए बोला, क्या सही प्लान बनाया है तुम लोगों ने, मानना पड़ेगा, इतना दिमाग आता कहाँ से है, मुझे भी बताना जरा।
अभय अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे मुकुंद आहूजा की तरफ बढ़ने लगा। वो दोबारा बोला, तो आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है कोई सौदा करने के लिए नहीं बल्कि मुझे खत्म करने के लिए। मेरे मरने के बाद तुम लोग निधि को तंग करोगे और उससे उसका हक भी छीन लोगे। क्या बात है, क्या प्लान है? अभय उस वक्त मुकुंद के चेहरे को गुस्से से देख रहा था। तभी जगमोहन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अभय, तुम्हें पता भी है कि इस पावर स्टोन को हासिल करने के लिए हमने क्या क्या किया है? तुम्हें क्या लगता है हम किसी को भी पावर स्टोन दे देंगे? तुम हमारे प्लान में फंस गए हो अभय, अफसोस अब तुम्हें मरना होगा। मुकुंद जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मरने से पहले तुम मुझसे माफी मांगोगे और माफी मांगने के लिए तुम्हें खुद को 10 बार थप्पड़ मारना होगा। जगमोहन दांत पीसते हुए बोला। उसी वक्त मुकुंद ने तालियां बजानी शुरू कर दी। देखते देखते हॉल के अंदर 50 से ज्यादा लोग आ गए। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें स्पेशली अभय को खत्म करने के लिए कहीं से बुलाया गया था। सभी आदमियों के हाथ में अलग अलग हथियार थे। उनकी आंखों में अभय की मौत नाच रही थी। उसके बाद मुकुंद आहूजा कंटारा के सामने खड़ा हो गया और अभय की तरफ देखकर बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द बेस्ट द बैडेस्ट किलर ऑफ हिज टाइम, मिस्टर कंटारा, जिन्हें पूरा अंडरवर्ल्ड डेडली किलर के नाम से भी जानता है। और ये जो तुम अपने आसपास आदमी देख रहे हो, इनमें से बहुत से आदमी कंटारा के लिए भी काम करते हैं। उसी वक्त रवि एक्साइटेड होकर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, अभय, हमने तो ये भी सुना है कि कंटारा के आदमी जिंदा इंसान का मांस खा जाते हैं। ये सब सुनकर अभय ने एक लंबी सांस ली और फिर मुकुंद की तरफ देखते हुए बोला, होशियार लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि उनको छोड़कर सभी बेवकूफ़ है। मुकुंद आहूजा, तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया, लेकिन कभी ये सोचा कि अगर तुम्हारा ये प्लान उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? अभय की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर अभय भी जोर जोर से हंसने लगा। अभय को हंसता हुआ देखकर उधर मौजूद सभी लोग शांत हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभय हंस क्यों रहा था। अरे तुम लोगों ने हंसना क्यों बंद कर दिया? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, चलो हंसो। अभय सबकी तरफ देखते हुए बोला। उसकी आंखों में न डर दिख रहा था और न ही किसी तरह की घबराहट। हम तुम्हारी बकवास बहुत बार सुन चुके हैं, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती। ये बोलने के बाद जगमोहन ने मुकुंद की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, हम इसकी बकवास कब तक सुनेंगे? ये जब भी मुंह खोलता है मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। इससे पहले मुकुंद आहूजा कुछ भी बोलता, अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इतने ज्यादा लोग हैं, चाय पी ही लेता हूँ, थोड़ा मेरा दिमाग शांत तो होगा। ये सुनकर मुकुंद गुस्से में बोला, अभय, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे लोगों से बचकर निकल जाओगे? जरा ध्यान से देखो अभय, तुम्हारे सामने भारत और अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स खड़े हैं। ठीक उसी वक्त अचानक से कंटारा ने अपना हाथ टेबल पर मार दिया। उसकी शक्ल को देखकर सबको एहसास हो गया था कि बात करने का वक्त गया, अब एक्शन की बारी थी। कंटारा के इशारे को देखकर हेमंत आहूजा, रवि आहूजा, अनमोल आहूजा और जगमोहन आहूजा जल्दी से हॉल के बाहर चले गए। मुकुंद आहूजा और कंटार हॉल के बाहर नहीं गए, वो अंदर ही बैठे हुए थे। अचानक से हॉल के अंदर 100 से ज्यादा लोग आ गए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी थे। कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों को अंदर आता हुआ देखकर अभय के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि जब उसने कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो उनके बीच में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट लगी हो। ठीक उसी वक्त मुकुंद आहूजा मुस्कुराते हुए बोले, अभय, लगता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी यहाँ दोबारा आएंगे। सही कहा तुमने, मुझे नहीं उम्मीद थी कि एक बार मार खाने के बाद भी कुछ लोग दोबारा मार खाने आ जाते हैं। अभय की ये बात सुनकर मुकुंद बोला, अभय, हमारे खानदान में कुल्हाड़ी ग्रुप को चलाने वाले बहुत लोग हैं और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी अनगिनत है। आज तुम 100 मारोगे, कल 100 नए लोग दोबारा तुमसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। अभय जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था,
कंटारा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभय, तुम जैसे आदमी की प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसों को खुद पर बहुत भरोसा होता है, मुझे तुम्हारे इसी भरोसे को तोड़ना है। ये कहने के बाद कंटारा ने अपने सभी आदमियों की तरफ देखा और बोला, जब तक मैं न बोलूं, कोई भी अभय पर हमला नहीं करेगा। यस SIRR, एक साथ बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए बोले। अभय सभी आदमियों की तरफ देख रहा था और हल्की सी मुस्कान के साथ चाय पी रहा था। ठीक उसी समय कंटारा को एक फोन आ गया। कंटारा ने जब फोन की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए मुकुंद को धीमी आवाज में बोला, मुझे आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, तक अभय को इसी हॉल में पकाओ, उसे तड़पाओ, उससे गंदी गंदी बातें करो, लेकिन उस पर अटैक मत करना, मैं अभय को मेंटली टायर्ड करके खत्म करूंगा। ये कहकर कंटारा हॉल के बाहर चला गया। यहीं दूसरी तरफ मिहिका, खुशी और टाइगर एक साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। अचानक से मिहिका बोली, अभय, अभय। क्या हुआ मिहिका, क्या हुआ अभय को? टाइगर ने हैरानी के साथ पूछा। मुझे पता नहीं क्यों, अचानक से अभय की बहुत ज्यादा याद आ रही है। आई फील ही इज नॉट सेफ, मिहिका घबराते हुए बोली। ये सुनकर खुशी बोली, मिहिका, ज्यादा मत सोचो, अभय बिल्कुल सेफ होगा, और वैसे भी हमारे अभय के आगे कोई मुसीबत टिक पाई है क्या? मिहिका को उस वक्त जैसा महसूस हो रहा था वैसा उसे 3 साल पहले अभय के आखिरी मिशन के दौरान हुआ था। मिहिका घबराते हुए टाइगर को बोली, टाइगर, मुझे लगता है कि अभय की जान खतरे में है, मुझे मसूरी वापस जाना है, आई वॉन्ट टू मीट हिम, मुझे अभी एयरपोर्ट लेकर चलो। टाइगर ने जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ घुमा ली। इन सारी बातों से अनजान सिन सिटी के अंदर जोरा एक छोटे से घर के अंदर बैठी हुई थी। अचानक से उसके घर का दरवाजा खुला। घर के अंदर टोपी पहने एक 6 फुट का तगड़ा आदमी आया और जोरा की तरफ देखकर बोला, मुझे अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। आखिरी बार उन्हें मेरे आदमियों ने एक बंद हुए होटल में देखा था, अब वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। जोरा सोफे से उठते हुए बोली, अब हम क्या करें? ये सुनकर जोरा धीमी आवाज में बोली, उनको ढूंढने में हमारी मदद अब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। आधा घंटा बीत चुका था। कंटारा मुस्कुराते हुए हॉल के अंदर आया। उसने देखा कि अभय अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसके माथे से पसीना भी निकल रहा था। कंटारा बड़ी सी मुस्कान के साथ अभय को बोला, अभय, इस हॉल में अंधेरा है, अगर तुम्हें आने वाली जिंदगी में उजाला देखना है तो तुम्हें मुकुंद आहूजा के साथ साथ मुझे और मेरे आदमियों को खत्म करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? तुम्हारी मौत उसी दिन लिख दी गई थी अभय, जिस दिन तुमने मेरे घर आकर मेरे परिवार को बेइज्जत किया था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। मुकुंद आहूजा गुस्से में अभय से बोला। ठीक उसी वक्त कंटारा मुस्कुराते हुए बोला, अभय, मौत का खेल शुरू होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ पल तुम्हारे लिए मजेदार हो। कंटारा की ये बात सुनकर अभय ने जल्दी से अपनी दोनों बंदूकें टेबल से उठा ली और फिर सबको देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अटैक खत्म कर दो अभय को। मुकुंद आहूजा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। अभय पर अटैक करने के लिए सबसे पहले कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी उसकी तरफ भागे। अभय भी तैयार था उनका सामना करने के लिए। कुछ ही पल के अंदर लश हेवन रिजॉर्ट का हॉल युद्ध का मैदान बन चुका था। कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों के पास कुल्हाड़ी थी, अभय के पास अपनी बंदूक थी। दोनों तैयार थे एक दूसरे का खात्मा करने के लिए। जिंदगी और मौत के बीच में अभय अकेले खड़ा था। उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। हर आदमी अभय की मौत का प्यासा था। अपनी तेजी दिखाते हुए अभय ने पूरी ताकत के साथ पहले आदमी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा और फिर उसने अपनी बंदूक से लगातार फायर करना शुरू कर दिया। बंदूक की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अभय को बंदूक चलाते हुए जब कंटारा ने देखा तो वो धीमी आवाज में चौंकते हुए बोला, अभय के हाथ में जो बंदूक है उसको मैंने कहीं देखा है। ठीक उसी वक्त अभय ने जल्दी से कुल्हाड़ी ग्रुप के एक आदमी के सीने पर इतनी जोर की हमला किया कि वो आदमी उड़ते हुए
10 आदमियों के पास जाकर गिरा। उसको गिरता हुआ देखकर अभय अपनी बंदूक नीचे करके मुस्कुरा कर बोला, एक बार जो गलती करता है उसको मैं माफ कर देता हूँ, दूसरी बार जो गलती करता है उसे मैं स्वर्ग पहुंचा देता हूँ। अभय ने अपनी बंदूक का निशाना फिर से कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों की तरफ किया और फिर मुस्कुराते हुए दोबारा बोला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, अब तुम सबको दिखेगी दुनिया गोल गोल। अभय ने सब पर दोबारा फायरिंग करनी शुरू कर दी। कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी बारिश के पानी की तरह जमीन पर गिरने लगे। अभय हॉल के अंदर एक शेर की तरह बढ़ रहा था, सबको उनके गुनाहों की सजा दे रहा था। गोली चलाने से लेकर मुक्का मारने तक अभय का हर मूव अपने दुश्मनों के शरीर पर घातक निशान छोड़ रहा था। जैसे जैसे कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी कम होते गए वैसे वैसे अभय की ताकत बढ़ती गई। सबको मरता हुआ देखकर मुकुंद आहूजा कंटारा को घबराते हुए बोला, ये अभय तो सबको गाजर मूली की तरह काट रहा है, तुम अपने आदमियों को इस पर अटैक करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? ये सुनकर कंटारा मुस्कुराते हुए बोला, अपने दुश्मन को पहले पहचानो, उसके बाद उस पर हमला करो। ध्यान से देखो अभय को, ये कोई आम लड़का नहीं है, ये नाइट फाइटर है। इसकी फाइटिंग स्टाइल किसी भी आम क्रिमिनल या अंडरवर्ल्ड के किसी भी ग्रुप के जैसी नहीं है, और हाँ, उसकी दोनों बंदूकें वो नाइट फाइटर एजेंसी की है। नाइट फाइटर एजेंसी का नाम सुनकर मुकुंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभय को लड़ता हुआ देखेंगे। पहले वो तुम्हारे इन नामर्दों को खत्म करेगा और फिर उसके बाद उसकी लड़ाई होगी मेरे यानी कंटारा के आदमियों से, जिनसे शैतान भी डरते हैं। कंटारा मुस्कुराते हुए बोला। कंटारा के कॉन्फिडेंस को देखकर मुकुंद भी कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ दांत पीसते हुए अभय को कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों को खत्म करते हुए देख रहा था। धीरे धीरे अभय को थकान होने लगी थी, लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। पिछली बार के मुकाबले से इस बार कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन के साथ आए थे। वो मार जरूर खा रहे थे, लेकिन वो अभय को थकाने में कामयाब भी हो रहे थे। अभय को थकता हुआ देखकर कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों ने एक होकर हमला करना शुरू कर दिया। अभय सबको मुक्के और लातों से सबक सिखा रहा था, लेकिन अब उसकी सांसें भी तेज हो रही थीं और उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो चुका था। अभय को दुश्मनों के बीच में थका हुआ देखकर कंटारा मुस्कुराते हुए बोला, अब धोखे की बारी मेरी है। ये बोलकर कंटारा चुपके से धीरे धीरे अभय के नजदीक जाने लगा। अचानक से कंटारा ने अपने जेब से एक काले रंग का पत्थर निकाला और इससे पहले अभय खुद को डिफेंड कर पाता, कंटारा ने अभय के सिर पर पत्थर मार दिया। पलक झपकते ही अभय का सिर खून से लथपथ हो गया। अभय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। कुछ ही पल के अंदर अभय जमीन पर गिर गया, उसके सिर से खून लगातार बहने लगा। कंटारा अभय के पास बैठ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लगा मेरा हमला नाइट फाइटर अभय? ये बोलकर कंटारा जोर जोर से हंसने लगा। उसको देखकर उधर मौजूद लोग भी हंसने लगे। अपने दुश्मनों के बीच में अभय जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। यहीं दूसरी तरफ टाइगर तेजी से गाड़ी चला रहा था। मिहिका बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी और खुशी मिहिका को शांत करा रही थी। टाइगर, गाड़ी की स्पीड और तेज कर दो, मुझे जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है, मिहिका घबराते हुए बोली। तुम बिना मतलब की टेंशन ले रही हो मिहिका, मसूरी में हमारे सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं, उधर ऐसा कोई भी नहीं है जो अभय पर हमला कर सकता है, टाइगर ने चिढ़ते हुए बोला। मिहिका गुस्से में चिल्लाई, मुझे डर लग रहा है अभय के लिए, ऐसा दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, पहली बार जब ऐसा हुआ था तब हमारी टीम ने अभय को 3 साल के लिए खो दिया था और अब हम उसे खो नहीं सकते। ये सुनकर टाइगर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो गाड़ी और तेजी से चलाने लगा। कुछ देर के बाद मिहिका को एयरपोर्ट नजर आ गया था। उसी समय लश हेवन रिजॉर्ट के हॉल के अंदर अभय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। कुल्हाड़ी ग्रुप के आधे से ज्यादा आदमी मारे जा चुके थे। कंटारा के आदमी अभय को दर्द में देखकर हंस रहे थे। ठीक उसी वक्त
हॉल का दरवाजा खुला और हॉल के अंदर रवि, अनमोल, हेमंत और जगमोहन आहूजा आ गए। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जगमोहन चिढ़ते हुए बोला, अभय, हम तुम्हारा काल थे, हमसे माफ़ी मांग लेते तो आज ऐसी हालत न होती तुम्हारी। ये कहने के तुरंत बाद जगमोहन ने अभय के मुंह पर थूक दिया। उसके बाद अनमोल आहूजा अभय के सामने खड़ा होकर हंसते हुए बोला, बेचारा, बदला लेने आया था, मौत लेकर जा रहा है। तुम लोग फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, रवि गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। उसके बाद रवि ने जल्दी से कुल्हाड़ी ग्रुप के एक आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और मुस्कुराते हुए बोला, अभय, तुम्हारा दुनिया से गुड बाय बोलने का समय आ चुका है। रवि गुस्से में अभय की तरफ कुल्हाड़ी पकड़कर बढ़ने लगा। रवि जैसे ही अभय के करीब पहुंचा, वो गुस्से में बोला, टाइम टू रेस्ट इन पीस अभय। ये बोलकर रवि ने जैसे ही अभय पर कुल्हाड़ी चलाई, अचानक से सबको चौंकाते हुए अभय ने रवि का हाथ पकड़ लिया और पलक झपकते ही अभय ने रवि की कुल्हाड़ी से रवि के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। ये देखकर सब चौंक गए। हेमंत आहूजा तेज से चिल्लाया, रवि, मेरे भाई। उसी वक्त धीरे धीरे अभय जमीन से उठने लगा। कुछ सेकंड्स के अंदर खून से लथपथ अभय सबके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद अभय ने रवि के कटे हुए सिर की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें मारकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सी यू सून। उसके तुरंत बाद अभय की नज़र अपने सामने खड़े आहूजा परिवार के लोगों के साथ साथ कंटारा के आदमियों पर पड़ी। अभय अपने मुंह से खून को थूकते हुए बोला, तुम सबने मेरा नाम दुनिया से मिटाने की कोशिश की और यही तुम सबसे गलती हो गई। अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी मैं तुम्हारे खून से लिखूंगा। इससे पहले उनमें से कोई कुछ भी बोलता, कंटारा ने अभय को मुस्कुराते हुए कहा, जिद्दी लोग मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक यू अभय। मी टू कंटारा, अभय आंख मारते हुए बोला। ये सुनने के बाद कंटारा ने अपने आदमियों से कहा, आज अभय की जिंदगी का क्लाइमैक्स होना चाहिए और मेरे क्लाइमैक्स में विलन जीतना चाहिए, समझे? यस सर, कंटारा के आदमियों ने एक साथ जवाब दिया और कुल्हाड़ी ग्रुप के आदमियों के साथ मिलकर अभय की तरफ भागने लगे। उनको अपनी तरफ भगाते हुआ देखकर अभय धीमी आवाज में बोला, भगवान, इनकी आत्मा को शांति दे। अभय अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो दुश्मनों का अपने करीब आने का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और आंखों में गुस्सा। जैसे ही अभय के करीब सारे आदमी आए, अभय ने चमचमाती कुल्हाड़ी सब पर चलानी शुरू कर दी। धुंधली रोशनी वाले हॉल में खून का लाल रंग चारों तरफ फैलने लगा। अभय की गुस्से भरी निगाहें अपने हर दुश्मन पर थीं। अभय के दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन अभय का हर कदम कोरियोग्राफ लग रहा था। वो चतुराई से हर हमले से बच रहा था और जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, अभय का अटैक भी 2 गुना तेज हो गया। अभय को देखकर जगमोहन डरते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये कौन है? अभय इज नॉट अ ह्यूमन, ही इज अ डेविल। उस वक्त अभय के सामना कर रहा हर आदमी मौत को महसूस करने लगा था, क्योंकि अभय ने पलक झपकते ही लाशों की झड़ी लगा दी थी। अभय ने अपनी ताकत से अपने दुश्मन को डरने के लिए मजबूर कर दिया था। कुछ आदमी डर के मारे अपनी जान बचाकर हॉल से बाहर भागने लगे थे। अभय का पूरा शरीर खून के कारण लाल हो चुका था। अब अभय के सामने सिर्फ 10 आदमी बचे थे। उनको देखकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अपनी जीत की खुशबू आ रही है। अभय की ये बात सुनकर अपने भाई के मरने का दुख मना रहे मुकुंद आहूजा ने चिल्लाते हुए कहा, हार के मुंह से जो जीत जाए वो है आहूजा परिवार। तुमने सबको खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे और कंटारा को नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीतने वाले हो तो खुद को संभालो अभय, अभी लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हुई है। उसके बाद मुकुंद धीरे धीरे जगमोहन की तरफ बढ़ने लगा। जगमोहन, इस लड़ाई का अंत जो भी हो, आहूजा परिवार का आने वाला वक्त खराब नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब से आहूजा परिवार का बिजनेस हेमंत आहूजा संभाले। मुकुंद के फैमिली में एक आदमी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने बिजनेस की बात की। ये देखकर अभय जोर
जोर से तालियां मारने लगा और हंसते हुए बोला, मौत सामने खड़ी है और इंसान बिजनेस की बात कर रहा है। वाह, सच में मेरा देश बदल गया है। इससे पहले कोई कुछ भी बोलता, अभय ने जल्दी से अपनी दोनों बंदूकें उठाई और उन्हें जल्दी से रिलोड करके सामने खड़े 10 आदमियों की तरफ उसका निशाना किया और मुस्कुराते हुए बोला, जो मरना चाहता है वो आगे आए, जो नहीं मरना चाहता वो यहाँ से भाग जाए। यू नो आई हेट किलिंग पीपल। अभय की बात सुनकर उसके सामने खड़े 10 आदमी बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकले। अब हॉल के अंदर सिर्फ कंटारा और आहूजा परिवार था। अपने आदमियों को बाहर भागते हुए देखकर कंटारा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे आदमी तो मुझे ही धोखा देकर भाग निकले। उसके बाद कंटारा ने मुकुंद आहूजा की तरफ देखा और फिर गुस्से में बोला, अगर परिवार का ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या हम अभय को खत्म करें? मैं तैयार हूं, मुकुंद आहूजा दांत पीसते हुए बोला। दोनों की बातें सुनकर अभय ने अपनी दोनों बंदूकें संभाल कर रख दी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे इसी पल का तो इंतजार था। ये सुनकर मुकुंद आहूजा और कंटारा एक साथ अभय की तरफ भागे। अभय ने भी दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभय को अच्छे से मालूम था कि इस लड़ाई के बाद अंडरवर्ल्ड में उसके दोस्त नहीं, सिर्फ दुश्मन बढ़ेंगे। अभय का बढ़ता हर कदम ढोल की आवाज की तरह गूंज रहा था। जैसे ही अभय दोनों के करीब आया, मौत का नाच शुरू हो गया। किक और पंचेस की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। आमने सामने की लड़ाई में माहिर अभय ने पहली बार इतने खतरनाक लोगों का सामना किया था। अभय का हर वार कंटारा और मुकुंद के सामने फीका पड़ रहा था। मुक्कों की टकराहट और कदमों की थपथपाहट तेज हो चुकी थी। उस वक्त अभय डिफेंसिव मोड में आ चुका था। वो हर वार को सक्सेसफुली डिफेंड कर रहा था। दोनों मिलकर अभय के उस हिस्से में वार कर रहे थे जहां पर अभय को पहले से चोट लग चुकी थी। दोनों का हर वार अभय को खत्म करने के इरादे से किया गया था और उस वक्त अभय ने पहली बार खुद को अंडरवर्ल्ड के बेस्ट क्रिमिनल्स के सामने कमजोर पाया। डिफेंस अटैक करते करते लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। अभय लड़ाई में कमजोर दिख रहा था। कंटारा ने अभय की लात पर इतनी जोरदार किक मारी कि अभय वहीं पर गिर गया। उसके तुरंत बाद मुकुंद ने अभय का सिर पकड़कर उसे लगातार 7 से 8 मुक्के मारे, जिसके कारण अभय के मुंह से खून और तेजी से बहने लगा। अभय को हारता हुआ देखकर जगमोहन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोला, चला था हमसे पंगा लेने, अब यमराज भी इसे नहीं बचा सकता। कंटारा लगातार अभय पर अपनी किक मारता रहा और फिर उसने अभय को भागते हुए इतनी जोरदार किक मारी कि अभय 10 कदम की दूरी पर जाकर गिरा। उसको गिरता हुआ देखकर कंटारा अपनी जगह पर रुक गया और जेब से सिगरेट निकालकर उसे पीते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मुकुंद को बोला, अभय पर आखिरी वार तुम करोगे मुकुंद आहूजा, ये तुम्हारा दुश्मन है। कंटारा की ये बात सुनकर मुकुंद आहूजा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू कंटारा, थैंक यू सो मच। मुकुंद ने फिर जल्दी से नीचे पड़ी कुल्हाड़ी को उठाया और अभय की तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त अचानक से अभय की आंखों के सामने बहुत सारे फौजी नाइट फाइटर एजेंसी का स्लोगन चिल्लाते हुए नजर आने लगे। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने बहुत सारे फौजी चिल्ला रहे हो, फॉर नाइट फाइटर, फॉर ह्यूमैनिटी, हम लड़ेंगे। सबको चौंकाते हुए अभय जल्दी से उठ गया। उसको उठता हुआ देखकर मुकुंद अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कंटारा के मुंह से सिगरेट गिर गई। वो धीमी आवाज में चौंकते हुए बोला, दिस इज इम्पॉसिबल। मुकुंद के कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले वो कुछ भी करता, अभय इतनी तेज रफ्तार में मुकुंद की तरफ भागा कि मुकुंद कुछ भी नहीं कर पाया। अभय ने उसके पास जाते ही उसके गले में इतनी जोरदार मुक्का मारा कि मुकुंद के मुंह से खून निकलने लगा और पलक झपकते ही मुकुंद की मौत हो गई। अभय के उस मुक्के में अद्भुत ताकत थी। उसके बाद अभय ने गुस्से में कंटारा की तरफ देखकर कहा, फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन नहीं, हीरो जीतता है और इस फिल्म का हीरो मैं हूं। मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है अभय, तुम स्मार्ट हो पर मुझसे ज्यादा नहीं।
कंटारा ने धीमी आवाज में कहा, और फिर अचानक से कंटारा ने अपने जेब से एक छोटा सा फोन निकाला और उसमें 100 डायल कर दिया। जैसे ही किसी ने फोन उठाया, कंटारा मुस्कुराते हुए बोला, तुम सब आ जाओ। ये बोलकर कंटारा ने फोन काट दिया। अभय, कुछ देर के अंदर मेरे 20 आदमी तुम्हारा खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट अभय। ये बोलते ही कंटारा हॉल से बाहर भाग निकला। कंटारा के भागते ही आहूजा परिवार से जगमोहन गुस्से में अभय के पैर पर पीछे से जैसे ही कुल्हाड़ी मारने जा रहा था, अभय ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर जगमोहन डर गया, उसके माथे से पसीना निकलने लगा। इससे पहले अभय जगमोहन पर अटैक करता, जगमोहन ने बड़ी चालाकी से अभय की आंखों में अपने नाखून मार दिए और वहां से भाग निकला। कुछ पल के बाद अभय जगमोहन का पीछा करते हुए हॉल के बाहर निकल गया। अभय अब एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे भाग रहा था। हॉल के बाहर उसको जगमोहन नजर नहीं आया। कंटारा ने अभय को जब भागते हुए देखा तो उसने अपने आदमियों को कहा, अभय को पकड़कर खत्म कर दो, उसमें अब पहली जैसी ताकत नहीं रही। अभय को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। चाहे उसके शरीर पर लगी चोटें हो या मौत के करीब पहुंचने के बाद की फिजिकल कंडीशन, उसे आभास हो गया था कि शायद वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगा। इस लड़ाई ने तो मुझे पूरा ही निचोड़ लिया, अब क्या करेगा अभय? कौन सी तिकड़म भिड़ाएगा? अभय ने पावर स्टोन्स को अब्जॉर्ब करके पावर तो हासिल कर ली थी, लेकिन वो पावर जल्दी ही खत्म होती नजर आ रही थी। अभी उसके सामने 20 या 30 फाइटर्स थे, लेकिन अभय के पास उनसे लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। इसलिए इस वक्त उसने वहां निकलना ही उचित समझा। वक्त रहते निकल लेना चाहिए, वरना मेरी कब्र यही बन जाएगी। मन ही मन ये बुदबुदाते हुए अभय दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। वो फाइटर्स अभय की पावर से डरे हुए थे, इसलिए तुरंत अभय के रास्ते से हट गए और अभय मौका देखकर तेजी भागते हुए रिजॉर्ट के बाहर आ गया। अभय का मकसद पूरा हो चुका था। उसने आहूजा फैमिली के 3 पावर स्टोन्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया था। उसने मुकुंद आहूजा को भी मार डाला था और अब डील के मुताबिक मोहित दत्ता भी उसे 2 पावर स्टोन दे देगा, लेकिन ये सब तो तब होगा जब अभय जिंदा बच पाएगा। अभय की ताकत देखकर जो लोग शॉक्ड हो गए थे, वो अब उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। अभय अब एक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में फंस गया था, इसलिए वो पूरा दम लगाकर भाग रहा था। धत क्या किस्मत है अभय, ना गन से न तलवार से आज मैं मरने भी वाला हूँ, तो ब्लड लॉस से। अभय के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो लोग उससे कितनी दूरी पर है। वो जितना भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन अब उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। खून की कमी की वजह से उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। दुश्मन के खून से सनी उसकी बंदूक गिर पड़ी और अभय भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश की। क्या नर्क जाने का टाइम आ गया है? ए जिंदगी, अपना साथ यहीं तक था, अभय मन ही बोला और अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपने कानों में कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी। वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहता था कि क्या वो फाइटर्स उस तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसके पास जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। उसने सोचा शायद यमदूत लेने आए हैं, अब यमराज से मुलाकात होगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे उठाया, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। रिजॉर्ट से भागने के बाद वो 3 घंटे तक दौड़ता रहा था। इस वक्त मेहिका उनके घर पहुंच चुकी थी। उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और टाइगर और खुशी के साथ तेजी से कमरे के अंदर भागी। कमरा खाली था, अभय वहां नहीं था। अभय की गन्स और तलवार देखो। मेहिका को बहुत अनईजी फील हो रहा था। पूरा कमरा ढूंढने के बावजूद उन्हें अभय के हथियार नहीं मिले। मेहिका का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने आप शांत रखने की पूरी कोशिश की और बोली, गराज में जाकर देखो का है या नहीं। जल्दी हो। वो लोग बाहर गराज में आ गए, लेकिन वहां न अभय की कार थी और जोरा की, जो जाने से पहले कार छोड़कर गई थी। वो अपनी गन्स ले गया। इसका मतलब वो किसी स्पेशल टास्क के लिए गया होगा। आई डोंट नो उसका हर्मट से सामना हुआ है या किसी और दुश्मन से।
अचानक ही मिहिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। कहीं वो मित्तल फैमिली से रिवेंज लेने तो नहीं निकल गया। मिहिका ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। यहाँ आने से पहले भी वो लगातार अभय को कॉल कर रही थी, लेकिन अभय का कॉल ही नहीं लग रहा था। मिहिका ने तुरंत यश अरोरा यानी नंबर 4 को कॉल किया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो गया और यश ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, हेलो डॉक्टर मिहिका, हुक्म फरमाइए। मसूरी में अभय जिसको जानता था, सबको कांटेक्ट करो और पता करो कि वो कल रात से कहाँ गया है। अभय की कार और हाँ, जोरा की कार के लाइसेंस प्लेट नंबर से लोकेशन चेक करो। मिहिका ने कांपती आवाज में कहा, देखो, कोई डार्क वेब का आदमी यहाँ है क्या? उसे शायद कुछ पता हो। ऑर्डर देने के बाद वो धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। मिहिका को अभय के लिए इतना परेशान देखकर टाइगर को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो मिहिका को पसंद करता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि अभय किसी मुसीबत में फंस जाए। डॉक्टर मिहिका, अभय टॉप नाइट फाइटर है, उसे कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रेस मत लो। लेकिन मिहिका ने टाइगर की बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही देर में अभय के बारे एक के बाद एक न्यूज आने लगे। अभय के लिए प्योर इन्फॉर्मेशन नेट को एक्टिवेट कर दिया था और मसूरी की नाइट वॉच पूरे फोर्स के साथ काम कर रही थी। करीबन 2 घंटे में यशिका के अभय के घर रात बिताने से लेकर अभय की कार का कशिश के पास होना और भल्ला फैमिली से मिलने जाना जैसी सारी डिटेल्स मिहिका के पास थी। थोड़ी ही देर में उन्हें ये भी पता चल गया कि अभय जोरा की कार ड्राइव करते हुए लश हेवन रिजॉर्ट गया है। रिजॉर्ट पहुंचते ही उन्हें अंदाजा लग गया कि वहां कितना डेंजरस फाइट हुआ है। पूरा रिजॉर्ट खून के दाग से सना हुआ था। मिहिका पूरी रात नहीं सोई। नाइट फाइटर्स इंफॉर्मेशन गैदर करके मिहिका और सुधीर मलिक तक पहुंचा रहे थे। उन्हें तुरंत सारी कहानी पता चल गई। आधी रात को ही आहूजा फैमिली से जगमोहन, अनमोल, रवि और बाकी लोगों को पकड़ा गया। अगली सुबह करीबन 9 बजे मिहिका, टाइगर और खुशी इंटेरोगेशन रूम से बाहर आए। थैंक गॉड, इन लोगों ने जो बयान दिए हैं उसके अकॉर्डिंग तो अभय जिंदा है, टाइगर मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन मिहिका के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उसने कहा, लेकिन वो बुरी तरह इंजर्ड है, रिजॉर्ट के बाहर खून जमा था, वो अभय का था। इस लेवल का ब्लड लॉस जब भी वो इतना घायल था, मैं उसका ट्रीटमेंट करने वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वो अकेला था। आई डोंट नो वो किस हाल में होगा। डॉक्टर, आहूजा फैमिली अभय को ढूंढ नहीं पाई, इसका मतलब ये वो इसी शहर में किसी सेफ जगह होगा। डोंट वरी, हम उसे ढूंढ लेंगे, पूरा नाइट वॉच हमारे साथ है। तभी मिहिका के फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि सुधीर मलिक उसे कॉल कर रहे थे, तो उसने तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फोन उठाकर बोली, हेलो। हेलो मिहिका, क्या इंटेरोगेशन में अभय के बारे में कुछ पता चला? सुधीर मलिक ने पूछा। हाँ, अभय ने मुकुंद आहूजा को मार दिया है और कंटारा को भी बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन उसके शरीर में दर्जन भर से गहरे घाव है, वो वहां से बच निकला। मिहिका, कम से कम वो जिंदा है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे उसकी हालत देखनी है। आई एम वरीड, सुधीर मलिक चिंतित होकर बोले। ये सुनकर मिहिका का गला रूंध आया और वो बोली, अभय इतनी खराब हालत में कहाँ गया किसी को नहीं पता। ये सुनकर एक पल के लिए सुधीर मलिक की सांस अटक गई। वहीं दूसरी तरफ कुफरी के पास पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह जहां से दुनिया का कोई कनेक्शन नहीं था, सिन सिटी। सिन सिटी के सेंटर पर एक बड़े महल जैसी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत बड़े ग्राउंड में गार्डन था, लेकिन इतने बड़े एरिया में भी गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। पार्क के गेट के बाहरी तरफ जोरा खड़ी थी और गेट के अंदर की तरफ एक आदमी ब्लैक सूट, ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए था। देखने में वो फॉरेनर लग रहा था। मिस जोरा, प्लीज आप यहाँ से जाइए, प्रिंस सर आपसे मिलना नहीं चाहते, नीली आंखों वाले उस फॉरेनर ने मुस्कुराते हुए कहा। जोरा ने अर्जेंसी से कहा, प्लीज उनसे कहो कि मेरा नाम जोरा है और मैं अभय कपूर की दोस्त हूँ, वो शायद। मिस, हम आपको जानते हैं, उस आदमी ने बीच में ही जोरा की बात काटते हुए कहा, लेकिन प्रिंस सर का कहना है कि वो तो अभय को देखना नहीं चाहते, अगर वो उन्हें मिल गया तो उसे जान से मार डालेंगे। ये सुनकर जोरा की भौहें तन गई।
लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे सकता हूँ। अगर आप उन लोगों की हेल्प करना चाहती हैं जो अभी सिन सिटी आए हैं, तो आपको ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जाकर देखना चाहिए। वहाँ शायद कोई हेल्प मिल जाए, उस फॉरेनर ने जेंटल स्माइल के साथ कहा। 3 दिन बीत चुके थे। पूरी नाइट फाइटर्स की टीम ने मसूरी शहर का कोना कोना छान मारा और आखिर में एक रिपोर्ट नाइट फाइटर एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में भेजी गई। अभय फॉर्मर नाइट फाइटर जीरो, 2 सुपर लेवल फाइटर्स मुकुंद आहूजा और कंटारा से 3 दिन पहले जाबांजी से लड़े, जिसमें मुकुंद आहूजा की मौत हो गई और कंटारा बुरी तरह घायल हुआ। अभय वहां से सीरियस इंजरीज के साथ भागा और अब वो मिसिंग है। नाइट फाइटर्स ने 3 दिन तक मसूरी और आसपास का इलाका सर्च किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। वहीं अभय पूरे 3 दिन तक कोमा में था और आज उसे थोड़ा होश आया है। उसके पूरे शरीर में जानलेवा दर्द हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो एक कमरे में था। उसने बगल में देखा तो कमरे में गुलाबी रंग का पर्दा लगा हुआ था और दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स की हुई थी। जिस बिस्तर पर वो लेटा वो काफी हार्ड था। बिस्तर के बगल में एक डेस्क थी जहां एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए लड़की बैठी थी। वो कॉपी में कुछ लिख रही थी। अभय के दूसरी तरफ एक स्टैंड पर बॉटल लगी हुई थी जिससे ट्रांसपेरेंट लिक्विड उसकी बॉडी में जा रहा था। मैं अभी तक जिंदा हूँ। लगता है यमराज मेरा टैलेंट देखकर वापस छोड़ गए। अभय ये सोचते हुए उठना चाहता था, लेकिन दर्द के कारण वो हिल भी नहीं पाया। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, हिलो। उसके पास ही बैठी लड़की ने मुड़कर अभय की तरफ देखा। अभय ने ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अभय को होश में देखकर वो लड़की मुस्कुराते हुए भागी और चिल्लाई, पापा पापा। वो उठ गए। जल्द ही कुछ कदमों की आहट सुनाई पड़ी और एक 40 साल का आदमी अंदर आया। अभय को होश में देखकर वो बोला, बेटा, इसका ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। उस आदमी के जाने के बाद वो लड़की अभय के पास आए, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे वो सीन अभी भी याद था जब उसके पापा अभय को उठाकर लाए थे। पूरे शरीर से खून बहा रहा था और उसके पापा के हाथ में 2 बड़ी गन्स भी थी। वो सीन इतना डरवाना था कि उस लड़की की रूह कांप उठी थी। अभय को उसके कमरे में ही लिटाया गया था। अभय ने पूरी मशक्कत लगाकर कहा, कुछ खाने को मिलेगा? वो लड़की थोड़ा डर गई, लेकिन बोली, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर भागी और 10 मिनट बाद वो हाथ में एक बोल लेकर आई और बेड के पास स्टूल पर बैठकर चम्मच से अभय को सूप पिलाने लगी। अभय को अपना मुंह खोलने और सूप निगलने में भी दर्द हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे सूप पी रहा था। लेकिन लड़की पेशेंस से बैठी थी, पर उसकी आंखों में डर अभी भी था। तभी अभय को बाहर से किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ी, भोलाराम, मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ये लड़का इतनी बुरी तरह जख्मी था और उसके पास बड़ी बड़ी गन्स थी। वो कोई गैंगस्टर हो सकता है। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन अगर ये क्रिमिनल है और हमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया तो इसके साथ ही हमें छोड़ेंगे नहीं। भोलाराम बोला, तुम्हें तो उसे बचाना ही नहीं चाहिए था, उस औरत ने ऊंची आवाज में कहा। मैं अपने सामने एक इंसान को मरने नहीं दे सकता था। मैं बस चाहता हूं कि वो ठीक होकर यहां से चला जाए। भोलाराम की बात सुनकर अभय के दिल को बहुत तसल्ली हुई। वो आदमी बहुत दयालु था, इतना शक होने के बावजूद उसकी जान बचाने ले आया। तुम भी नाम की तरह भोले हो, तभी तुम्हारी चालाक बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। उस औरत की बात सुनकर भोलाराम चुप हो गया। कुछ ही सेकंड्स में एक अधेड़ उम्र की मोटी औरत भोलाराम के साथ अंदर आई। उसने एक नज़र बच्ची को देखा जो अभय को सूप पिला रही थी, और फिर अभय को देखते हुए उसकी आंखों में भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसने अभय के शरीर से ब्लैंकेट हटाया और उसकी इंजरीज को एग्जामिन करने लगी। लेकिन कुछ ही पल में उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो अपने आप से ही बातें करते हुए बोली, इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ हीलिंग एबिलिटी। डॉक्टर हेमा अभय के घाव साफ करके दोबारा से मरहम पट्टी करती है। वही अभय भोलाराम को देखता है, जो देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था।
तभी हेमा और भोलाराम की कन्वर्सेशन याद करते हुए अभय बोला, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। ये सुनकर डॉक्टर पट्टी करते करते एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वापस अपने काम पर लग गई। अभय इस सिचुएशन से थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने मन ही मन कहा, यार लाइफ में पहली बार किसी भले आदमी के सामने क्रिमिनल जैसा ही फील हो रहा है। वैसे तो वो खुद पुलिस को कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन इससे भोलाराम और डॉक्टर हेमा को प्रॉब्लम हो सकती थी। करीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर हेमा का काम पूरा हुआ और वो अभय से कुछ कहे बिना सीधे कमरे से बाहर आ गई। उन्हें जाते देख भोलाराम भी उनके पीछे आया। बाहर आकर डॉक्टर हेमा सीरियसली बोली, भोलाराम इस लड़के पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, उसके शरीर पर चाकू और गोली के निशान है। वो डेफिनेटली एक क्रिमिनल है। जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से भगा दो, वरना कहीं तुम मुसीबत में न फंस जाओ। भोलाराम ने कहा, डॉक्टर मैं ध्यान रखूंगा और जितनी भी आपकी फीस है मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। अभय अंदर से सब कुछ सुन रहा था। डॉक्टर हेमा बोली, फीस तो रहने दो, तुमने पहले ही दवाई और बाकी चीज़ों पर खर्चा किया हुआ है। वैसे अब वो जाग गया है तो ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस न्यूट्रिशन फूड और मेडिसिन से भी रिकवर हो जाएगा। ये कहते हुए डॉक्टर हेमा अभय के घावों के बारे में सोच रही थी, जो 3 दिन में ही भरने लगे थे। डॉक्टर हेमा, आपसे एक विनती है, इस लड़के के बारे में किसी को मत बताइएगा। गांव में बात फैलने में देर नहीं लगती। मैं अपने और अपनी बच्ची के लिए कोई मुसीबत नहीं चाहता, भोलाराम रिक्वेस्ट करते हुए बोला। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं सबसे यही कहूंगी कि मैं तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए आई थी। उनकी बातों से अभय ने अंदाजा लगा लिया था कि भोलाराम अपनी बेटी के साथ रहता था और उसकी वाइफ उसे छोड़कर भाग गई थी। भोलाराम की माली हालत ठीक नहीं थी। जल्द ही भोलाराम अंदर आया, वो भी अभय से डरा हुआ था। आखिर उसने अभय को जिस हालत में गन के साथ देखा था वो बहुत भयानक दृश्य था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम अब खतरे से बाहर हो और ठीक होने तक यही रह सकते हो। थैंक यू अंकल, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर भोलाराम थोड़ा हिचकिचाया। अभय ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, अंकल आप मेरी